हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसे कि आप लोग को पता ही है कि एएमआरएस की जो वैकेंसी आई है उसमें जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए थे वो मैं आप लोग को सॉल्व करवा रही थी। तो एएमआरएस में आप लोगों के लिए मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया है। साथ ही जो आप लोग के आईसीटी के क्वेश्चंस आए थे वो ही मैंने आप लोग को सॉल्व करवाए हैं। अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम रीजनिंग एबिलिटी जो आई थी, तर्क क्षमता या फिर जो रीजनिंग आप लोग जानते ही हैं, उसके क्वेश्चंस मैं आप लोग को अब सॉल्व करवाऊँगी कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अभी जो ये पेपर आप देख रहे हैं, ये पीजीटी में जो क्वेश्चंस आपके रीजनिंग में पूछे गए थे, उनको हम सॉल्व करेंगे। 20 क्वेश्चंस हैं ये आपके, बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको जो आपका टियर 1 का एग्ज़ाम होगा, टियर 1 का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का भी इसी के बेस पर ही आगे आपको जाना है। तो ये वाले क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। जितनी भी वीडियोज़ मैं आप लोग के लिए लेकर के आऊँगी वो सारी ऐसी ही होंगी जो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगी। और साथ ही टीचिंग एप्टीट्यूड की आपकी क्लासेस जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो अभी किसी न किसी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए क्वेश्चंस हैं, वही वाले क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के भी मैं शुरू करने जा रही हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। 90% बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते, देखते तो हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। एक सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्री का है, इसमें आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना और ये सारी वीडियोज़ आपके लिए फ्री हैं, किसी तरह का कोई पेमेंट आपसे मैं नहीं ले रही। उसके अलावा मेरा जो दूसरा चैनल है वहाँ पर भी मैं किसी तरह का कोई पेड बैच नहीं चलाती, आप लोग के लिए फ्री ही सारी वीडियोज़ लेकर के आती हूँ कॉमर्स स्टडी ज़ोन के नाम से। तो काफ़ी बच्चों की हेल्प मैंने वहाँ भी करी है और यहाँ पर भी आपकी काफ़ी हेल्प रहेगी अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। इसमें आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि आपको टाइप पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बार-बार आ रहे हैं। तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाता है आइडिया लगाना कि उसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर जो अभी आने वाला है तो उसका लेवल भी यही रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Three statements are given followed by two conclusion one and second. Assuming the statement to be true, decide which of the conclusion is are definitely true. तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर आपके तीन स्टेटमेंट, ये तीन कथन जो आप देख रहे हैं, ये तीन कथन दिए गए हैं। उसके बाद आपके ये दो निष्कर्ष दिए गए हैं। आपसे कह रहा है कि इनको आपको ये मान लेना है कि ये ट्रू है। जैसा दे रखा है एज इट इज आपको मानना है कि हाँ ये करेक्ट ही है। उसके बाद कह रहा है कि इनको सत्य मानते हुए दोनों निष्कर्षों में से कौन-सा निश्चित रूप से, यहाँ पर आपको कुछ अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाना, आपको सिर्फ़ जो यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसी स्टेटमेंट को एज़ इट इज़ फ़ॉलो करते हुए बताना है कि यहाँ पर कौन से इसमें से 2 कन्क्लूज़न करेक्ट होंगे। आइए देखते हैं कि क्या कह रहा है। सबसे पहले कह रहा है कि m इज़ ग्रेटर दैन q, तो इसको इस तरह से लिख लीजिए, एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ऐसे लिख लीजिए। ऐसे निकालने के कई एक तरीके होते हैं, यहाँ पर जो मेरा तरीका है मैं वो आप लोग को बता रही हूँ। तो यहाँ पर m इज़ ग्रेटर दैन यानी कि m बड़ा है q से, सिंपल भाषा में समझते हैं बिल्कुल ईज़ी तरीके से। m जो है वो q से बड़ा है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो p है वो m से बड़ा है या तो बराबर है, ये जो साइन लगा है मतलब कहने का ये है। तो यहाँ पर सीधे-सीधे ये आपकी इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये आपकी एक पूरी स्टेटमेंट जो थी 2 तक आपकी सॉल्व हो गई। अब थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है m जो है वो n से m जो है वो n से बड़ा है। इसको इस तरह भी समझ सकते हो कि जिधर की तरफ से खुला होता है मुँह, वो वाला एरिया क्या होता है, बड़ा होता है। तो m की तरफ खुला हुआ है, तो यहाँ पर m क्या है, वो n से बड़ा है। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अपनी ईज़ी उसके लिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम वही चीज़ है, कुछ भी बदला नहीं है। चिन्ह आप देख रहे होंगे m की तरफ खुला है, वैसे ही है। तो अब आपको ये ईज़ी हो गया क्योंकि सारे क्या हुए, ये जो सारे जो साइन है वो एक तरफ हो गए। अब आपके लिए समझना क्या है, ईज़ी है। अब कंक्लूज़न पे आते हैं। कंक्लूज़न क्या कह रहा है, Q इज़ इक्वल टू N। Q जो है वो N के बराबर है। तो पहला कंक्लूज़न जो है वो ये जो कह रहा है कि Q N के बराबर है, तो यहाँ पर Q N के M जो है वो Q से बड़ा है और यहाँ पर N जो है वो Q के बराबर है या तो उससे बड़ा है। लेकिन यहाँ पर N और Q के बीच में आपस में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं बताया, तो आपको ज़बरदस्ती उसको नहीं मानना है। जो चीज़ यहाँ पर क्लियर कट आपको दिखेगी, आपको वही माननी है। तो Q N के बराबर है, ऐसा हमको यहाँ स्टेटमेंट से नहीं लग रहा। दूसरा वाला कंक्लूज़न क्या है, जो P है वो Q से बड़ा होगा, यानी कि Q छोटा है P से, ये कह रहा है। तो वो तो हमको क्लियर कट दिख रहा है कि M जो है वो M ही Q से बड़ा है और यहाँ पर P जो है वो M से भी बड़ा है। तो यहाँ पर सीधे-सीधे क्या होगा, वो P जो होगा वो बड़ा हो जाएगा Q से, क्योंकि एक साइड की तरफ सारे चिन्ह जा रहे हैं। तो यहाँ पे सेकंड वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो नीचे जो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, अगर उन ऑप्शंस को ध्यान में हम रखें,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोथ कंक्लूजन, तो ये तो नहीं होगा, नाइदर ऐसा नहीं क्योंकि सेकंड वाला सही है। कंक्लूजन वन हमारा करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। तो यहाँ पर जो आंसर मैं आप लोग को बता रही हूँ, ये जो आपके ऑफिशियल आंसर की आई थी उसी से बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट है ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। जब तक क्वेश्चन में क्लियर कट आपको नहीं दिखेगा तब तक आंसर को मत टिक करिएगा। आपको अपने मन से नहीं मान लेना है कि हाँ बराबर हो सकता है, ऐसा नहीं है। जो आपका स्टेटमेंट कह रहा होगा उसी से ही आपको कंक्लूजन निकालना है। रीजनिंग में लगाने का सबसे पहला तरीका यही होता है, और यहाँ पर साफ साफ ये चीज़ कही भी गई है कि कथन को सत्य मानना है आपको। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसे कैसे सॉल्व करना है। सारे जो साइन होते हैं ना उनको एक साइड कर लीजिए। अगर आपको रीजनिंग अच्छे से आती है तो कोई इशू नहीं है। अगर आप थोड़ा सा नए हैं, थोड़ा सा आपकी रीजनिंग वीक है, तो आप सारे साइंस जो दे रखे हैं उसको एक तरफ कर लीजिए, तो समझना आपके लिए ईजी हो जाता है, जो मेरा भी निकालने का तरीका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। 8 फ्रेंड्स हैं, जे के एल एम पी क्यू और आर एंड एस, sitting around a square table in such a way that all are facing towards the center of the table. L sits in the middle of the side, P is second to the left of M, Q is exact right of K, and is sitting in the middle of the side. P doesn't sit with L, M sits exact right of J. Two friends are sitting in between M and S. R is second to the left of J, S is exact left of L, K is third to the left of L. तो यहाँ पर काफी लंबा चौड़ा प्रश्न है, सेटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है अपनाने की। तो यहाँ पर किसके के बारे में बात हो रही है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। एक वर्गाकार मेज है, एक वर्गाकार मेज है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करिए, एक मेज को यहाँ पर बना लीजिए कि एक वर्गाकार मेज कहिए, तो ये हमारी वर्गाकार मेज तैयार हो गई। अब कह रहा है कि यहाँ पर 8 फ्रेंड हैं आपके, 8 मित्र हैं, वो बता दिए गए हैं। अब क्या कह रहा है कि सभी इस तरह से बैठे हैं कि सबका मुंह क्या है, अंदर की तरफ है, केंद्र सेंटर की तरफ सब देख रहे हैं। तो जब एक चीज का ध्यान रखिएगा, इधर से चलेंगे इस तरफ, तो ये हमारा ये बाएं की तरफ होता है, लेफ्ट की तरफ आप बढ़ रहे हैं। इधर से चल रहे हैं तो आप क्या है, राइट की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे अगर आप लोग को पता ही होगा, नहीं पता है जिन बच्चों को, इधर की तरफ बढ़ेंगे तो दाएं की तरफ कह रहा है, इधर चल रहे हैं तो बाएं की तरफ कह रहा है। ये जरूर याद रखिएगा, चाहे वो आपका अ, वर्ग हो या फिर आपका जो अगर गोले में बैठने को कहेगा एक सर्किल में, तो भी यही रहता है। अगर मुंह जो है उनका केंद्र की तरफ है, सेंटर की तरफ को देख रहे हैं। इतना क्लियर हो गया। अब आइए देखिए इसमें आगे क्या कह रहा है। एल जो है वो भुजा के बीचों बीच में बैठा है। अब किस भुजा में ये नहीं बताया, तो हमने इसको सीधे सीधे यहाँ पर बैठा लिया। ये जो है हमारा एल बैठा हुआ है। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि पी एम के बाई और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद जहाँ जहाँ जो एल से कनेक्ट करके डायरेक्ट हमको मिलेगा हम उसको बैठाते जाएंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका आपका यही रहता है। क्यू जो है वो के एकदम दाईं ओर है, भुजा के बीच में बैठा हुआ, पी एल के साथ नहीं बैठा। अब यहाँ पर कह रहा है कि पी एल के साथ नहीं, तो कहीं पर अलग नोट कर लीजिए, जो पी है वो एल के साथ नहीं हो सकता, यानी कि या तो पी यहाँ होगा ना ही पी यहाँ होगा, बाकी कहीं भी पी बैठ सकता है। एम जे के एकदम दाईं ओर बैठा हुआ है, एम और एस के बीच दो मित्र बैठे हैं, आर जे के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, एस एल के एकदम बाईं ओर। अब देखिए यहाँ पर हमको पॉइंट मिला एल के से कनेक्ट करता हुआ। क्या कह रहा है कि जो एस है वो एल के एकदम बाईं ओर बैठा है, तो एस कहाँ पर आएगा, बायां लेफ्ट की तरफ जाना है, ये आपका एस आ गया। अब क्या कह रहा है कि के एल के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, एक और पॉइंट हमको एल से कनेक्ट करता हुआ मिला कि जो है के है वो एल के बाईं ओर तीसरा है, तो तीसरा देख लीजिए, तीसरा कहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी बैठेगा ना बीच बीच में भी, क्योंकि 8 फ्रेंड्स हैं, यहाँ पर भी बैठेंगे, तो यहाँ पर तीसरा जब देखेंगे तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर आ जाएगा के। यहाँ पर हमने के को बैठा दिया। अब ये तीन हमारे आसानी से हमने बैठा लिए। उसके बाद अब देखते हैं बाकी, इनसे एस और के से कनेक्ट करते हुए मिलेंगे आपको। एस से कनेक्ट करता हुआ यहाँ पर है, एम और एस के बीच दो मित्र बैठे हैं, तो एम कहाँ पर बैठेगा आपका, एम और एस के बीच दो मित्र बैठे हैं। तो यहाँ पर ये नहीं बताया कि लेफ्ट साइड में राइट साइड में, सपोज कर लेते हैं यहाँ पर हम एम को हम यहाँ पर बैठा देते हैं कि दो लोग बैठे हैं, तो पहला दूसरा यहाँ पर तीसरे नंबर पर एम आ गया हमारा। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब एम से कनेक्ट करता हुआ यहाँ पर आपको दो पॉइंट मिल रहे हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला पॉइंट है। ये वाला क्या कह रहा है, एम जे के एकदम दाईं ओर बैठा है, तो एम जो है जे के एकदम दाईं ओर, जे यहाँ पर बैठेगा तो जे का जो दायां होगा राइट साइड मैंने बताया था, तो यहाँ पर आपका एम हो गया, ये सही आ गया। फिर कह रहा है पी एम के बाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, पी जो है वो एम का बाएं ओर, तो एम के लेफ्ट साइड में चलिएगा तो पहला और दूसरा, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, पी आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है,
यहाँ पर 2 अब आपके बच जाते हैं। आर के बारे में क्या कह रहा है कि आर जो है वो जे के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो जे के बाईं ओर दूसरे स्थान पे जाइएगा तो ये आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। अब कोई एक जो बच रहा है वो आपका सीधे-सीधे क्यू है, क्यू के बारे में कुछ नहीं कहा था, क्यू को हम यहाँ पर बैठा देते हैं। अब सारे आपके जो 8 मित्र थे, 8 फ्रेंड्स थे, वो हमने ईज़िली यहाँ पर सबको अरेंज कर लिया है। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा है? तो के दाईं ओर, ये के बैठा है, के दाईं ओर चौथे स्थान पर। तो दायाँ ओर यानी कि हमें इस तरफ से आगे बढ़ना है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यहाँ पर आर हो जाएगा। क्योंकि 4th प्लेस पर पूछा है, 4th प्लेस पर आर बैठा है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, पहला नंबर हो जाएगा। आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि कैसे बैठाना है। जो भी आपके क्वेश्चन में गिवन है, आपको उसी को लेकर के चलना है और जिसकी एग्ज़ैक्ट पोज़ीशन दे रखी होगी, हमको उसको बेस बनाना है। ऐसे यहाँ पर एल की एग्ज़ैक्ट पोज़ीशन दे रखी थी, हमने उसको बेस बनाया, उसी से आप आगे के को बैठाते चले जाएँगे, आपको आंसर मिलता जाएगा। क्वेश्चन ऐसे ही रीज़निंग के सॉल्व होते हैं। यही एक पैटर्न है इसको सॉल्व करने का। तो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है आप लोगों के तो जल्दी से लाइक जो है कर दीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब नहीं किया है, देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें जितने भी पेपर्स आपके हुए तो सभी के रीजनिंग के क्वेश्चंस मैं आप लोग के लिए लेकर के आऊँगी और सारी ही चीज़ों को इसी तरह बिल्कुल बेसिक से आपको समझाएँगे, क्योंकि एडवांस लेवल सब बता देते हैं, बेसिक ट्रिक जो होती है, बेसिक तरीके से कैसे सॉल्व करना है वो कोई नहीं बताता। तो यहाँ पर ये बिल्कुल बेसिक तरीका था। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका आर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, given below is a question followed by two statement one and second each containing some information. Decide which of the statement is sufficient to answer the question. How is Kushal related to Meenakshi? यहाँ पर आपका क्या है कि दो आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, फर्स्ट और सेकंड वाले। इसने प्रत्येक में कुछ जानकारी दी है। आपसे पूछ रहा है कि उत्तर देना है आपको, क्या उत्तर देना है कि कुशल का मीनाक्षी से क्या संबंध है, और उसके लिए आपको ये बताना है कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट में अलग-अलग सफिशिएंट है या दोनों को मिलाकर ही आप आंसर दे पाएँगे, ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे। तो यहाँ पर स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले। कुशल मीनाक्षी के जेठ देवर का एकमात्र पुत्र है। गर्विता कुशल की एकमात्र बहन है। कुशाल इज ओनली सन ऑफ मीनाक्षी इज ब्रदर इन लॉ। तो यहाँ पर पहला वाला स्टेटमेंट में कह रहा है कि कुशाल इज ओनली सन ऑफ मीनाक्षी इज ब्रदर इन लॉ। जो मीनाक्षी के जेठ या फिर जो देवर हैं, कुशल उनका इकलौता एकमात्र पुत्र है। तो कुशल मीनाक्षी से संबंध यहाँ पर सीधे सीधे यहाँ पर आपको क्लियर पहले वाले स्टेटमेंट में पता ही चल रहा है। दूसरे में कह रहा है कि गर्वित इज कुशाल ओनली सिस्टर। गर्विता जो है कुशाल की एकमात्र बहन है। तो यहाँ पर कुशल के बारे में तो बताया उन्होंने, मीनाक्षी को कुछ कहा ही नहीं, तो सेकंड वाला क्या है, सफिशिएंट नहीं है आपके लिए। तो आंसर अगर हमारा कहें कि क्या करेक्ट होगा, तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, अगर उनकी हम बात करें, तो जो थर्ड नंबर दे रखा है कि कथन एक अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, लेकिन जो कथन 2 है, उसमें आप अकेले आंसर नहीं निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर ये थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। बाकी पहले में दोनों को मिलाकर, तो दोनों को मिला के ज़रूरत ही नहीं है, पहले वाले से ही आप आंसर दे सकते हैं, इसलिए गलत है। सेकंड वाले में जो कह रहा है कि दोनों को मिलाकर भी प्रश्न का उत्तर दें, तो ये तो गलत है। फर्स्ट वाले स्टेटमेंट से आंसर निकल रहा है। जो थर्ड वाला है वो आपका सही है कि कथन एक अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, यानी कि सिर्फ स्टेटमेंट 1 से हम इज़िली आंसर अपना निकाल सकते हैं, जबकि सेकंड वाला जो है वो आपका सफिशिएंट नहीं होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। तो यहाँ पर तो आपको कुछ सॉल्व ही नहीं करना था, बस थोड़ा-सा अच्छे से उसको पढ़ना था और इज़िली आप आंसर निकाल सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफर टू द फॉलोइंग लेटर सीक्वेंस एंड आंसर द क्वेश्चन। निम्नलिखित अक्षर क्रम का अवलोकन करें और प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपके अक्षर हैं, ये कुछ लेटर्स दे रखे हैं, आपको उनको पढ़ना है, एक बार देखना है, आपका जो क्वेश्चन है इसका आंसर देना है। इधर आपका लेफ्ट साइड से, इधर से चलेंगे तो राइट की तरफ जाएगा। विच लेटर इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ द 12th लेटर फ्रॉम योर राइट एंड ऑफ द गिवन सीक्वेंस। दिए गए क्रम में आपके दाएं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब एक ही डायरेक्शन बोला जाएगा तो वहाँ पर उसको हम माइनस कर देते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, 12th लेटर जो है उसके बाद के जो में कह रहा है कि 12th लेटर फ्रॉम योर राइट एंड ऑफ द गिवन सीक्वेंस, उसका जो 5th वाला होगा वो कौन-सा होगा। तो यहाँ पर एक ही डायरेक्शन है, तो ये सीधे-सीधे आपको लेस कर देना है। राइट से सीधे से 7th नंबर वाला जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन-सा 7th नंबर वाला है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो पी जो है ये आपका आंसर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, सिंपल सा है। अगर यहाँ पर आपका
स्टार्टिंग में क्या था लेफ्ट साइड से, स्टार्टिंग में क्या था राइट साइड से, उसके बाद वो लेफ्ट कह देता तो हम उसको ऐड कर देते। यहाँ पर हम लेस ना करते, ऐड करते, उसके बाद उसके आगे हम देखते। लेकिन यहाँ पर सेम डायरेक्शन है तो आपको माइनस कर देना है। इसको ध्यान में रखिएगा, सेम डायरेक्शन है माइनस कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन होगा तो वहाँ पर हमको ऐड कर देना है। बहुत ही सिंपल सा ट्रिक होती है इसमें निकालने की। एक आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक से मैं आप लोग को समझा रही हूँ, इसके लिए आप इजीली समझ सकें क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिवन बिलो इज अ क्वेश्चन फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट वन एंड सेकंड ईच कंटेनिंग सम इन्फॉर्मेशन, डिसाइड विच ऑफ द स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पर भी सेम वैसे ही जैसे अभी हमने देखा, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि आंसर निकालने के लिए दोनों ही सफिशिएंट हैं अलग अलग, या दोनों को मिलाकर ही आप आंसर निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ जे अमंग फाइव फ्रेंड जे के एल एम एन एन फेसिंग द नॉर्थ। नीचे एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर आपके 5 मित्र हैं जे के एल एम एन, और वो किधर बैठे हैं, उत्तर की तरफ जो है देख रहे हैं, यानी कि नॉर्थ की तरफ साइड में जो है फेस करके बैठे हैं। आपको बस इतना बताना है कि जे के एकदम दाएं ओर कौन बैठा है। और यहाँ पर एल इज थर्ड टू द, पहला स्टेटमेंट है एल इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के एंड जे इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल। फिर सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है के इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ जे। तो पहला पॉइंट जो यहाँ पर है, पहले हम उसे देखते हैं कि क्या उससे हम निकाल सकते हैं कि जे के एकदम राइट साइड में कौन बैठा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पहला पॉइंट से अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर क्या कह रहा है कि एल जो है वो के बाईं और तीसरे स्थान पे है। तो के को हमने यहाँ पर बैठाया, के का बाईं और तीसरा अगर देखिएगा तो बायां साइड में हमारा कौन सा हो जाएगा, तो इस तरफ आएंगे तो हमारा कौन बैठेगा तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा और ये तीसरा, ये हो जाएंगे एल। उसके बाद कह रहे हैं और जे जो है वो एल के दाई ओर, तो एल के दाई ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, जे। तो ये कुछ इस तरह से आपका पहले वाले पॉइंट से हमको ये क्लियरली पता चल गया कि जे के एकदम बाई और दाई ओर कौन बैठा है, के बैठा है। अब दूसरा पॉइंट जो कह रहा है कि के एन के एकदम बाई ओर है, के जो है वो एन के एकदम बाईं ओर है। तो एन को अगर हम यहाँ पर बैठाते हैं तो के जो है वो एकदम बाईं ओर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा के। और क्या कह रहा है, जो जे के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, जे यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमको पता चल गया कि जे के एकदम दाईं ओर के हो गया, और इससे भी हमें पता चल रहा है कि जे के एकदम दाईं ओर के हो गया। तो दोनों में ही हमारा एग्जैक्टली निकल करके आ जाएगा। तो दोनों ही क्या है, अपने आप में सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि जे के राइट साइड में कौन बैठा है, यानी कि अपने अपने आप में दोनों ही स्टेटमेंट कंप्लीट हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि हमको बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। नहीं, हमें अकेले इंडिविजुअल भी वो बता रहे हैं इजली कि कौन सा जो है जे के राइट साइड में कौन बैठा है। दूसरा वाला जो कह रहा है कि आइदर स्टेटमेंट वन अलोन और स्टेटमेंट टू अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। बस यही सेकंड वाला आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड वाला क्या है, यहाँ पर इजली हमारा करेक्ट है कि या तो कथन एक या फिर अकेले और फिर कथन दो अकेले प्रश्न को उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन आपको सॉल्व करना होगा। रीजनिंग का स्टैंडर्ड थोड़ा सा अच्छा है, अच्छे से तैयारी करिए। अभी आपके पास टाइम है, दिसंबर में एग्जाम आपका होना है। पेपर आपके लिए इसीलिए मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ, जिससे कि आपको ईजी रहेगा समझना। तो समझ में आ गया होगा, दोनों ही यहाँ पर आपके बहुत ही बेसिक तरीके से सिंपल सा। बाकी इसके थर्ड फोर्थ से मतलब नहीं है, उसी को थोड़ा घुमा फिरा करके दे रखा था ऑप्शंस में। मेन आपका सेकंड वाला है वो आपने देख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है कि m प्लस क्यू मीन्स क्या हो जाएगा, यानी प्लस का साइन अगर है तो उसका मतलब है कि वाइफ है। यहाँ पर इसको इस तरह से लिखिएगा, एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। क्वेश्चन पढ़ते के साथ ही लिखते भी जाइएगा तो टाइम वहाँ पर बचेगा आपका। m माइनस क्यू अगर लिखा है तो m इज द फादर ऑफ q, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, अगर माइनस का साइन लगा है तो फादर हो जाएगा। मल्टीप्लाइन का साइन होगा तो क्या हो जाएगा, डॉटर यहाँ पर कह रहा है। और अगर डिवाइड का साइन लगा है तो मीन्स क्या हो जाएगा, सन। अब आपको यहाँ पर इजी हो जाएगा समझना। अब ये इक्वेशन है, इससे आपको ब्लड रिलेशन निकालना है। तो इसको सॉल्व जो करेंगे तो क्या, यहाँ पर जो पहला वाला पॉइंट है जो कह रहा है ए जो है वो बी का क्या है, तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि ए इज द सन ऑफ बी। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे तो ये बी हो गया, और यहाँ पर ये इसका क्या हो जाएगा, सन कह रहा है। तो अगर मेल फीमेल को निकालने के लिए जो मेरा तरीका है, अगर मेल है तो आप माइनस का साइन लगा दीजिए, आपको याद रहता है। और अगर जो है फीमेल है तो वहाँ पर हम प्लस का साइन लगाते हैं।
तो यहाँ पर अभी हमें क्लियर नहीं है कि बी कौन है, तो बी में हम कोई साइन नहीं लगा रहे हैं, सीधे इसमें साइन लगा रहे हैं। यहाँ पे ये कह रहा था पुत्र है तो सन लिख दीजिए या पुत्र लिख दीजिए, आपको याद रहेगा, आपका तरीका है जैसे आपको निकालना हो। दूसरा वाला क्या कह रहा है, बी और जे के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मतलब क्या है कि डॉटर हो जाएगा। तो जो बी है वो जे की डॉटर है, इसको हम इस तरह से, अब हमें क्लियर हो गया क्योंकि डॉटर है तो हम प्लस का साइन यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर पुत्री लिख दीजिए या डॉटर लिख दीजिए, जो भी आप लिखना चाहें, जैसा आपको पढ़ना है। उसके बाद क्या है, जे प्लस क्यू, तो प्लस का साइन का मीनिंग क्या हो जाएगा कि जे जो है वो यू की क्या है, वाइफ है, तो ये भी क्या है, फीमेल है, प्लस का साइन कर देते हैं, यहाँ पर वाइफ लिख दीजिए। और ये अगर वाइफ है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, हस्बैंड है तो माइनस का यानी कि मेल हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि यू माइनस डी, माइनस मतलब क्या है, फादर, तो जो यू है वो डी के फादर हैं, तो यहाँ पर ये फादर का यहाँ पर लिख सकते हैं आप। अब यहाँ पर क्या निकालना है, बी का डी से क्या रिलेशन है आपको ये बताना है। तो बी यहाँ पर क्या है, ये दोनों ही, ये इसकी डॉटर है, ये भी क्या है, इसके बारे में डॉटर का ही है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, बी जो है वो डी की सिस्टर हो जाएगी, बहन हो जाएगी। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको यहाँ पर ये साइन को जो है डिकोड कर लीजिए। उसके बाद ये आपको एक पूरा मैप बना लिया जाता है, इसका एक ट्री की तरह बना लेते हैं, तो उसके बाद हमारे लिए ईजी हो जाता है रिलेशन आपस में निकालना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। बहुत ही सिंपल सा, यहाँ पर डी के बारे में क्लियर नहीं है कि इनका जेंडर क्या है, लेकिन हमको उसकी नीड भी नहीं है। हमको बी को बताना था कि जो बी है वो डी से किस तरह रिलेट करता है। तो बी जो है वो कि यहाँ पर क्लियर है कि फीमेल है, तो वो सिस्टर ही हो जाएगी, चाहे ये बहन हो या भाई हो, उससे लेना देना नहीं है आपको। सिंपल सा करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्व करना, ये बिल्कुल बेसिक तरीका है। अगर आपको स्पीड अच्छी है और आप ज़्यादा तेज़ी से कर लेते हैं तो आपको ये लिखना भी नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको समझाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टू स्टेटमेंट लेबल्ड एज असर्शन एंड रीजन आर गिवन, कंसिडर बोथ द स्टेटमेंट केयरफुली। यहाँ पर आपके दो अभिकथन दे रखे हैं, सॉरी एक अभिकथन है, उसका एक तर्क दे रखा है। आपको दोनों कथनों पर विचार करना है, उसके बाद बताना है कि वो उससे रिलेट करता है या नहीं करता है, कौन सही है कौन गलत, ये जो क्वेश्चन आता है। फेक न्यूज स्प्रेड इन वर्ल्ड हैज बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम, उसका रीजन दे रखा है, द इंटरनेट इज सोर्स ऑफ ऑल फेक न्यूज। तो कह रहा है कि विश्व में झूठी खबर फैलना एक गंभीर समस्या बन गई। वो करेक्ट है। आज जितनी भी न्यूज हम लोग सुनते हैं उनकी पूरी तरह से 100% ट्रू है ऐसा ट्रस्ट कर पाना, बिलीव करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ भी फैल रही हैं। अब इसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ़ इंटरनेट ही है, ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि इंटरनेट सभी झूठी खबरों का स्रोत है, ऐसा नहीं है। लोगों से भी स्प्रेड होती हैं, एक कोई किसी न्यूज़ को देखेगा, कोई दुर्घटना या कोई भी घटना कहीं पर घटित होते देखता है, तो उसको बढ़ा-चढ़ा दूसरे से बताएगा, दूसरा तीसरे से बताता है, तो वो भी एक सोर्स होता है फैलने का। तो सिर्फ़ इंटरनेट ही सोर्स है, या न्यूज़पेपर में भी कभी-कभी कुछ चीज़ें जो होती हैं बहुत एक्ज़ैजरेट करके बता दी जाती हैं, जितनी नहीं होती हैं। तो यहाँ पर इंटरनेट ही है सिर्फ़, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये ए वाला तो करेक्ट है, लेकिन उसका जो रीज़न दे रखा है वो गलत है। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें कि कौन-सा हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। तो ये वाला तो हमारा ए तो सही है, तो ये तो गलत ही हो गया। ए ट्रू है और आर फॉल्स है, यही वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड वाला। क्योंकि पूरी तरह से सिर्फ़ इंटरनेट ही जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। वो और भी बहुत से सोर्सेज़ हैं, जिससे भी झूठी खबरें फैलती हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत ही ईज़ी सा क्वेश्चन है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 statements are given followed by 3 conclusion numbered first, second and third. Assuming the statement to be true, even if they seem to be at variance with commonly known facts, decide which of the conclusions logically follows from the statement. जो वेन आरेख आपका बनता है, वेन डायग्राम, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर 3 आपको कथन दे रखे हैं, उसका निष्कर्ष है। आपको बताना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो बहुत ही सिंपल सा ये भी होता है। सॉल्व करते हैं इसको, आइए बनाते हैं। पहला कह रहा है कि सभी गुलाबी रंग जो है, गुलाबी जो है वो लाल रंग है। ऑल पिंक्स आर स्केलेट्स कह रहा है, तो इसको इस तरह से बना लीजिए, ये आपका पिंक हो जाएगा। और सभी कह रहा है तो ये इसके अंदर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड है कि सम स्केलेट्स आर ब्लू, ये कुछ स्केलेट्स जो है वो यानी कि कुछ लाल रंग जो है वो नीले हैं, तो यहाँ पर इस तरह से इसको सेकंड वाला होगा। नो ब्लू इज ब्राउन, यानी कि कोई भी ब्लू जो है वो ब्राउन नहीं है, तो ये साइड में भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर मैं नीचे बनाए दे रही हूँ, यहाँ पर ये ब्राउन यानी कि कोई भी नहीं है, तो इसको सिंपल सा इस तरह से आपको कट कर देना है। अब देखते हैं जो इसके निष्कर्ष दे रखे हैं। पहला है
सम ब्राउन्स आर ब्लू, कुछ भूरे जो हैं वो नीले रंग के हैं। तो यहाँ पर साफ-साफ कह रहा है कि ब्लू और ब्राउन में कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो ये तो हमारा सीधा-सा गलत हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि नो पिंक इज़ ब्राउन, कोई भी गुलाबी जो है वो भूरा नहीं है। तो यहाँ पर आपने देखा कि पिंक और ब्राउन के बीच में कोई भी रिलेशन बताया ही नहीं गया था, ना ही हमारे फिगर से कुछ भी पता चल रहा है, तो इसको भी हम करेक्ट नहीं मानेंगे। जो लास्ट वाला कह रहा है कि सम स्केलियर्स आर पिंक, कुछ लाल रंग जो है वो गुलाबी है, तो यहाँ पर क्लियर है कि कुछ लाल रंग जो है वो गुलाबी होंगे, यहाँ पर आपके फिगर में ही क्लियर है। तो ये वाला थर्ड वाला क्या है हमारा 100% सही है। तो निष्कर्ष अगर हम देखें कि निष्कर्ष कौन-सा करेक्ट आ रहा है, तो थोड़ा-सा नीचे करके देखना है। तो यहाँ पर निष्कर्ष में आप कौन-सा करेक्ट हो जाएगा, ये केवल निष्कर्ष 1 था, तो हमें पता है ये वाला भी नहीं निकल रहा था, ये भी नहीं, सिर्फ़ हमारा ये वाला थर्ड वाला ही निकल रहा है। तो केवल निष्कर्ष 3 निकलता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी वाला होगा। तो इस तरह से आपको देखना है, क्वेश्चन बहुत बड़ा-सा दिख रहा है, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बस आपको जो वेन डायग्राम है वो सही से बनाना है। अगर आपने वो करेक्टली बना दिया तो आपका आंसर 100% सही ही बनेगा। और जहाँ पर आपस में कोई कनेक्शन नहीं हो तो आपको अज़्यूम नहीं करना है। जैसे कि सेकंड वाला जो कह रहा था, तो आपको अपने मन से अज़्यूम कुछ नहीं करना है, जो आपका फिगर दिखा रहा है, आपको उसी के अकॉर्डिंग ही चलना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक आपका वेन डायग्राम ही दे रखा है, आपको आपस में बताना है कि वो फिगर किस बारे में बता रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम रिप्रेजेंट द बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन, निम्नलिखित में से कौन-सा वेन आरेख निम्नलिखित के बीच सर्वोत्तम संबंध को बताता है? तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि टीचर, सिस्टर और फीमेल्स, अध्यापक, बहन और महिलाएँ आपस में कैसे कनेक्टेड हैं? तो टीचर, सिस्टर और फीमेल्स, टीचर्स तो अब आपके मेल फीमेल दोनों ही हो सकते हैं और सिस्टर्स लेकिन क्या होंगी? सिर्फ़ फीमेल ही होंगी। ये तो क्लियर हो गया ना, क्योंकि मेल नहीं हो सकते। टीचर जो सिस्टर है वो फीमेल ही होंगी, तो जो आपका सेकंड वाला डायग्राम ये बन रहा है कि यहाँ पर जो आपकी आ रही हैं, ये हो गई आपकी फीमेल्स, इसके अंदर आ गए सिस्टर्स और जो इसमें से कुछ जो है वो टीचर भी हो सकती हैं, तो ये हो गया हमारा टीचर के लिए। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका सेकंड वाला करेक्ट होगा कि जो भी ये आपका वेन डायग्राम है, वो किसको बता रहा है? सेकंड वाले को बता रहा है। करेक्ट आंसर यहाँ पर कौन-सा होगा? ऑप्शन बी वाला करेक्ट हमारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका एक फिगर ही दे रखा है, स्टडी द गिवन डायग्राम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, द नंबर इन डिफरेंट सेक्शन इंडिकेट्स द नंबर ऑफ पर्सन। नीचे दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है, उसके बाद आपका एक क्वेश्चन पूछा गया, आपको उसका आंसर देना है। तो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कह रहा है, हाउ मेनी अंडर 35 ईयर्स पीपल आर सैलरीड बट नॉट मैरिड, 35 वर्ष से कम ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो वेतनभोगी तो हैं किंतु विवाहित नहीं हैं। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि 35 वर्ष से कम एज वाले हों, यहाँ पर आप जैसे कि डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो ट्रायंगल में दे रखा है वो सैलरीड हैं, यानी कि वेतनभोगी हैं, जो सर्किल में है वो मैरिड विवाहित है और जो आपके स्क्वायर में दे रखे हैं वो 35 वर्ष से कम वाले लोग हैं। अब कह रहा है कि पीपल आर सैलरीड, 35 वर्ष से कम वाले यानी कि इसमें भी आ रहे हैं और उनको सैलरी भी मिल रही है, लेकिन वो क्या है? मैरिड नहीं है, वो विवाहित नहीं है, तो उसमें कितने होंगे? तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो 5 नंबर है ये तो मैरिड में जा रहा है, 12 वाला तो आपका वेतनभोगी में है ही नहीं, सैलरीड ही नहीं है। सिर्फ़ 8 जो है, ये जो आपको 8 दिख रहा है, वो सैलरीड भी है, अंडर 35 भी है और मैरिड नहीं है, इसके सर्किल के बाहर है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इस तरह के क्वेश्चन आप बिल्कुल देख कर ही सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसके लिए जितने ज़्यादा क्वेश्चन इस टाइप के आप सॉल्व करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। तो सभी जो इसके नॉन टीचिंग में हुए थे या टीजीटी का भी पेपर है, टीजीटी लाइब्रेरियन का है, जितने में भी आपकी रीज़निंग आई थी, वो सब मैं सॉल्व कराऊँगी। लेकिन इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और वीडियो अगर अभी तक अच्छी लग रही है, तो लाइक भी ज़रूर से कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्वेश्चन है कि अ स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाय 4 कंक्लूजंस नंबर्ड 1 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, अज्यूमिंग द स्टेटमेंट टू बी ट्रू डिसाइड व्हिच ऑफ द कंक्लूजन इज आर डेफिनेटली ट्रू। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया था। वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि 4 निष्कर्ष आपको दिए गए हैं, एक कथन दिए गए हैं, उससे निष्कर्ष 4 दिए गए हैं। उससे आपको बताना है कि कौन-सा करेक्ट है। तो C इज़ इक्वल टू R यानी कि C R के बराबर है। R जो है वो D से बड़ा है। ई जो है वो डी से बड़ा है या तो फिर बराबर हो सकता है, ई के बराबर है और जो के है वो पी से बड़ा है। कुछ ये आपकी इक्वेशन दे रखी है स्टेटमेंट के तौर पे। अब आपको कंक्लूज़न बताना है। तो पहला वाला जो है, जो हमारा कह रहा है
यहाँ पर निष्कर्ष भी देखते हैं, साथ-साथ चलते हैं। तो यहाँ पर जो पहला वाला कह रहा है कि जो सी है वो बड़ा है डी से, तो सी जो है वो डी से बड़ा है, तो पहला वाला तो क्लियर कट आपका सही आ रहा है। दूसरा जो कह रहा है कि जो डी है वो के जो है वो डी से छोटा है या तो बराबर हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आप के में और ये जो डी दे रखा है आपस में अगर साइन के तौर पे हम देखें तो डी जो है वो बड़े की तरफ का साइन है, यहाँ पर क्या है अपोजिट हुआ जा रहा है, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ आपको क्या होता है साइन देखने पड़ते हैं आपस में। पी और ई में कह रहा है कि जो है पी जो है वो ई से छोटा है। तो पी अगर ई से छोटा क्लियर बिल्कुल साफ-साफ है, यहाँ पर देखिए पी जो है वो ई से छोटा आ रहा है, तो ये वाला सही हो जाएगा। फोर्थ वाले में जो कह रहा है ई और आर के बीच में, तो आपको किसको देखना है, इसको देखना है और इसको देखना है। अब यहाँ पर तो अपोजिट के साइन लगे हैं, तो यहाँ पर ये आपका सीधे-सीधे गलत ही हो जाना है। तो फर्स्ट वाला और थर्ड वाला क्या है आपस में करेक्ट है, यहाँ पर कंक्लूजन में देखिएगा अगर तो फोर्थ नंबर वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ओनली कंक्लूजन्स फर्स्ट एंड थर्ड आर ट्रू। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक-एक को देखना है आपस में, अगर अपोजिट में लगे हैं तो सीधे-सीधे वहाँ पर आपका कोई भी मीनिंग नहीं निकल पाएगा, तो गलत ही हो जाना है। जैसे कि यहाँ पर ये फोर्थ वाला आपका गलत हो गया। तो ये इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ फैमिली ऑफ 6 मेंबर्स डी, के, एल, एम एंड पी। दे आर लेक्चरर हैं, आर्टिस्ट हैं, बिजनेसमैन, एग्जीक्यूटिव, एनजीओ वर्कर एंड सिंगर, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर. There are two married couples and a lecturer is married to the artist who is the mother of L and P. P is pursuing singing. D has one son and one grandson. Who is an executive? K. The businessman is married to D. One of the married ladies, one is a NGO worker. तो यहाँ पर आपको एक फैमिली के बारे में बताया हुआ है जिसमें ये कह रहा है कि ये मेंबर हैं 6, इसमें से 2 जो हैं वो क्या है कपल हैं। उसमें से कुछ जो है कुछ क्या मतलब एक व्याख्याता है, एक कलाकार है, कारोबारी है, प्रशासक है, एनजीओ कार्यकर्ता है और गायक है। ये 2 इसी क्रम में हो ज़रूरी नहीं है। 2 क्या है कपल हैं, वाहिद जोड़े हैं। व्याख्याता एन की शादी एक कलाकार से हुई है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है? तो जो आपको जैसे-जैसे बता रहा है वैसे ही हम इसको लिखते जाएँगे कि व्याख्याता एन जो है उसकी शादी एक कलाकार से हुई। यहाँ पे आपको लिखना क्या है कि एन क्या है? एन के बारे में बताया है हमको कि एन एक लेक्चरर है यानी कि व्याख्याता है। तो यहाँ पर इसको इस तरह से लिख लीजिए, हिंदी में लिख लेते हैं वरना इंग्लिश में कन्फ्यूज़न भी हो सकती है। तो एन के बारे में हमने लिख लिया, व्याख्याता है और कह रहा है कि इनकी शादी जो हुई है एक कलाकार से हुई है, तो कौन है कलाकार ये नहीं बताया, हमको इनका ऑक्यूपेशन पता है तो उसको हम नोट कर लेंगे कि वो कलाकार हैं। उसके बाद यहाँ पर ये एक आपका कपल जो एक पेयर था वो कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद जो कह रहा है कि एल और कलाकार से हुई है जो एल और पी की माता हैं, यानी कि जो एन है वो क्या है एल और पी की माता। तो हमें एन के बारे में क्लियर हो गया कि ये फीमेल है, तो यहाँ पर आप प्लस का साइन लगा सकते हैं और यहाँ पर ये किसकी है एल और पी के बारे में है। उसके बाद कह रहा है कि पी जो है वो गायन की पढ़ाई कर रही है यानी कि सिंगिंग, तो यहाँ पर आप सीधे-सीधे गायन लिख देते हैं जो इनका ऑक्यूपेशन हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि डी का एक पुत्र है और एक पोता है जो प्रशासक है, के एक कारोबारी है जिसका विवाह डी से हुआ है। तो यहाँ पर ये दूसरे के बारे में बताया तो डी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं और किसके साथ हुआ है के साथ और के क्या है के एक कारोबारी है, तो उनको हम लिख लेते हैं कि ये कारोबारी हैं। उसके बाद 2 विवाहित महिलाओं में से एक एनजीओ कार्यकर्ता है, तो यहाँ पर ये कारोबारी बता दिया, इनका हमें पता है ये कलाकार है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएँगी, ये फीमेल है मतलब, ये आपका यहाँ पर ये हो जाएगा और क्या है ये महिलाओं एक एनजीओ कार्यकर्ता, तो ये जो डी है वही हो जाएँगी हमारी एनजीओ में, तो यहाँ पर ये हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद एल और पी के बारे में तुमको बता ही दिया गया था कि एल और पी की ये माता हैं और साथ में यहाँ पर एक कलाकार है, कलाकार कौन है उसके बारे में तो आपने देखा कि बाकी सबको तो हमने प्लेस कर दिया, एक ही की रह जाती है, वो कौन रह जाती है? एम रह जाती हैं। तो ये एम ही कौन है? ये एम क्या है? ये कलाकार हो जाएँगी। बाकी हमें पी में आपको लास्ट में जो बच रहा है कि प्रशासक है, तो पी क्या हो जाएगा? प्रशासक हो जाएगा। अब हमें सबका क्लियर हो गया, अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि एम एक कलाकार है, कथन सही कौन-सा है? कौन-सा स्टेटमेंट ट्रू है? ये आपको बताना है। तो यहाँ पर एम एक कलाकार है, आर्टिस्ट है, ये वाला आपका पॉइंट सही है और देखते हैं एल जो है वो डी तथा के का पुत्र है। एल जो है वो डी और के का नहीं, यहाँ पर एल, डी और के का पुत्र नहीं है, तो ये वाला गलत है। के इज़ द वाइफ ऑफ डी, के जो है वो डी की पत्नी है। तो ये गलत हो जाएगा, के जो है वो डी की पत्नी नहीं है, वाइफ नहीं है, हस्बैंड है, तो ये वाला भी गलत हो जाता है।
एम एक क्या है? एम एक क्या है? प्रशासक नहीं है बल्कि कलाकार है, तो ये वाला भी गलत है। सही कौन-सा है? ऑप्शन 1 वाला सही हो जाएगा कि एम इज़ द आर्टिस्ट। तो इस तरह से आपको पूरा बनाना होगा तभी आप इज़िली निकाल पाएँगे, बहुत ही आसान है, थोड़ा-सा प्रैक्टिस करिएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा इसको निकालना। तो इस तरह के क्वेश्चन्स आपका एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Lakshmi start from point A and travel to 2 kilometers southward to a point Z and then turns right and travels twice the distance to reach Y। यहाँ पर आपको जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं, तो आइए सॉल्व करते चलते हैं, थोड़ा सा इजी रहेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बता रहा है, आपको एज इट इज वैसे वैसे सॉल्व भी करते चलना है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या कह रहा है कि लक्ष्मी ए बिंदु से चलना शुरू करती है, तो यहाँ पर आप ए पॉइंट हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है? ए पॉइंट है। तो यहाँ से चलना जो है वो लक्ष्मी शुरू कर रही है और ये कह रहा है कि कहाँ पर पहुँचती है? ज़ेड बिंदु पर पहुँचती है, कितना चलती है? 2 किलोमीटर चलती है। उसके बाद कह रहा है और फिर वो क्या है? दाईं ओर यानी कि वो फिर क्या करती है? अपने राइट साइड मुड़ जाती है। अब यहाँ पर वो ए से चल रही है ज़ेड की तरफ यानी कि जो उसका फेस है वो साउथ की तरफ है। तो साउथ की तरफ उसका फेस है तो क्या होगा? अगर वो कह रही है राइट साइड तो राइट हमारा उसका इस तरफ हो जाएगा। कितना चल रही है? जितना वो ए से ज़ेड तक पहुँचने में चली है उसका 2 गुना यानी कि 2 टाइम यानी कि 2 किलोमीटर चली है तो यहाँ पर आपका 4 किलोमीटर हो जाएगा। किस पॉइंट पे पहुँची है? तो वो हो जाएगा वाई पॉइंट। उसके बाद कह रहा है इसके बाद वह बाईं ओर घूमती है। अब इसका फेस जब ये वहाँ वाई पॉइंट पे पहुँची है यानी कि अब इसका फेस किस साइड में हो जाएगा? हो जाएगा वेस्ट की तरफ। तो अब ये कह रहा है कि वेस्ट की तरफ है और उसके बाद वो किस साइड घूम रही है? अपने बाईं ओर, तो उसका बायाँ किधर होगा? लेफ्ट की तरफ होगा। अब कितना चलना है? इस साइड हो जाएगा उसका, यानी कि साउथ की तरफ हो जाएगा। अब कह रहा है कि वो कितना चल रही है? ए और ज़ेड बिंदु के बीच तय की गई दूरी के 5 गुना, तो यानी कि 2 का 5 गुना यानी कि 10 किलोमीटर चलती है। यहाँ तक आती है और वो कितना चलती है? 10 किलोमीटर। अब वो कहाँ पर किस पॉइंट पे पहुँची है? वो एक्स पॉइंट पे पहुँची है। फिर कह रहा है वहाँ से वह बाईं ओर घूमती है, अब उसके बाद वो 4 किलोमीटर चलेगी, तो बायाँ इधर आएगी और कितना चलेगी? 4 किलोमीटर। अब आपसे कह रहा है कि बी गंतव्य तक यानी कि वो बी पॉइंट तक पहुँच चुकी है। ए और बी बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है? ये वाला जो पॉइंट है ये आपस में इनके बीच में आपसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितना है। तो इस तरह से फिगर बनेगा जब आपके डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो अब इनके बीच में डिस्टेंस आपको निकालना तो सीधे-सीधे निकल आएगा। यहाँ तक तो 2 किलोमीटर हो गया और ये आपका 10 किलोमीटर हो गया। तो टोटल कितना हो जाएगा? ये 2 और 10 को ऐड कर लीजिए, टोटल हो जाएगा हमारा 12 किलोमीटर। और पूछेगा कि किस तरफ है अब वो, किस दिशा में है, किस दिशा में उसका फेस है, ये क्वेश्चन जो पूछता है, तो ये आपका किस दिशा में हो जाएगा? डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 12 किलोमीटर साउथ में होगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 वाला। तो इस तरह से आपको उसका डायरेक्शन को बनाना है और आंसर को सॉल्व करना है। ये भी आपका एक वेन डायग्राम वाला ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 3 स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉलोड बाय 4 कंक्लूजन नंबर्ड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ अज्यूमिंग द स्टेटमेंट टू बी ट्रू। यहाँ पर आपको मेनली क्या है? ये स्टेटमेंट दे रखे हैं, इससे कंक्लूजन निकालना है। आपको वेन डायग्राम बनाना है, कैसे बनाना है आइए देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा है कि ऑल बोट्स आर फिशेस, सम फिशेस आर रिवर्स, सम रिवर्स आर सेलर्स। तो यहाँ पर अभी मैंने सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया और बताया भी कि कैसे वेन डायग्राम बनाया जाता है। जल्दी से इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिए बनाकर कि इसमें से जो है वो कौन-सा आंसर आपका करेक्ट होगा। सबसे पहले इसमें ऑल बोट्स आर फिशेस है, सिंपल सा बन जाएगा। सम फिशेस आर रिवर्स है, सब एक दूसरे से कनेक्ट करके ही हैं, यहाँ पर नोबडी वाला कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो इसको ध्यान में रख कर के सभी जो है सब में ही दे रखे हैं, तो कोई आपके 1 या 2 जो होंगे या 3 होंगे या चारों भी हो सकता है करेक्ट हो। तो इसका आंसर जल्दी से मुझे कमेंट करिए कि क्या सही इसका आंसर होगा। ये आपके ऑप्शंस दे रखे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये भी आपका थोड़ा-सा डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, लेकिन देखते हैं कैसे किस तरह से पूछा गया है। इफ नॉर्थ बिकम्स साउथ वेस्ट देन व्हाट विल वेस्ट बिकम। यदि उत्तर जो है दक्षिण पश्चिम हो जाता है तो पश्चिम क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप क्या करिए अपना एक फिगर बना लीजिए। ये आपका क्या हो जाता है? ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, पूरब पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, नॉर्थ हो गया और ये हो गया दक्षिण यानी कि साउथ। अब क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन में कि जो उत्तर है यानी कि ये जो है आपका नॉर्थ दक्षिण पश्चिम हो जाता है। दक्षिण पश्चिम कहाँ पर होगा? यानी कि साउथ वेस्ट ये यहाँ पर ये आपका यहाँ पर आ जाएगा नॉर्थ। तो ये कितना आपका जो होगा कितने प्लेस आगे बढ़ा है इसको देखिए समझिए। ये 90 डिग्री का जो होता है आपस में
अगर आप इसके बीच में देखेंगे तो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, कोण बना रहे हैं और यहाँ पर और ऐड होगा ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये कितना हो गया टोटल? अगर आप 90 प्लस 45 करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा। अब कह रहा है तो पश्चिम क्या हो जाएगा? जो वेस्ट है ये क्या हो जाएगा? अब इसको भी आप 135 आगे बढ़ा लीजिए। सिंपल सा जो निकालने का तरीका है मैं वो बता रही हूँ आपको। तो यहाँ तक तो साउथ तक 90 डिग्री हुआ आपका, इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये। यहाँ पर आपका वेस्ट आ जाएगा। तो ये किसके बीच में है? साउथ और ईस्ट के बीच में है, तो ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको ये टेक्निक पता है तो आप बहुत ही देखते ही सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे निकाला जाएगा इस तरह के क्वेश्चन को। बहुत ही जल्दी 15-20 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चंस आपके आए थे एग्जाम में, ज़्यादातर क्वेश्चंस जो थे वो आपके किस तरह के थे? असर्शन और रीज़न वाले दे रखे हैं। तो इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Two statement labeled as assertion and reason are given. Consider both statement carefully. यहाँ पर आपका एक assertion यानी कि अभिकथन है, दूसरा reason तर्क दे रखा है। क्या है? India has the potential to make its handicraft industry a very flourishing sector. India is a home to a very large number of craft forms, including textiles. यहाँ पर क्या कह रहा है? पहला इन्होंने कथन कहा है कि भारत के पास अपने हस्तशिल्प उद्योग का एक उन्नतशील क्षेत्र बनाने की क्षमता है। करेक्ट है। और दूसरा इसमें कह रहा है कि तर्क क्या है? करेक्ट से मतलब ये है कि जो वो कहना चाह रहा है हमें उसी को मान के चलना है। भारत में वस्त्र निर्माण सहित बहुत बड़ी संख्या में शिल्प उद्योग हैं। बिल्कुल जो है इससे हमें ये जो तर्क है ये इस कथन के साथ पूरी तरह से मैच करता है। क्यों भारत एक उन्नतशील क्षेत्र बना सकता है? क्योंकि भारत के पास वस्त्र निर्माण संबंधी बड़ी संख्या में शिल्प उद्योग अवेलेबल हैं। तो दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें कि कौन सा आपका करेक्ट हो जाता है, तो यहाँ पर जो थर्ड वाला है, both A and R are true and R is the correct explanation of A. यहाँ पर जो दे रखा है कि A और R दोनों सही हैं, R A की सही व्याख्या है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि a patient has been given a medicine schedule. There are 8 medicine capsules यहाँ पर S T U V W X Y and Z which have to be taken each day based on the following condition. यहाँ पर कह रहा है कि कोई पेशेंट है, उसको एक क्या है मेडिसिन शेड्यूल दिया गया है, इसमें उसको 8 कैप्सूल्स लेने हैं। ये जो कैप्सूल के नाम दे रखे हैं, पर शर्त जो दे रखी है यानी कि किस तरह से उसको कौन सा कैप्सूल किस दिन लेना है, ये वाला पॉइंट बताया हुआ है। आपको इसी से ही आंसर को निकालना है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। पहला पॉइंट कह रहा है कि कैप्सूल एस मस्ट बी टेकन समटाइम्स बिफोर टी एंड डब्ल्यू। जो एस है वो टी और डब्ल्यू से पहले लिया जाएगा। टी मस्ट बी टेकन इमिडिएटली बिफोर ई, टी को बी से तत्काल पहले लिया जाएगा। यानी कि अगर हम देखें टी को बी से तत्काल यानी कि इस तरह से आपका बनेगा, टी ओ बी साथ में रहेंगे। फोर्थ कैप्सूल मस्ट बी यू, यानी कि जो चौथा कैप्सूल है वो यू ही रहेगा, तो इसको हम बना लेते हैं, हमारे लिए इजी रहेगा सॉल्व करना। इस तरह से यहाँ पर बना लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर 8 कैप्सूल की आपने प्लेस बना लिया और यहाँ पर कह रहा है फोर्थ नंबर वाला यू ही रहना, तो सीधे सीधे यू हमारा यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है वाई मस्ट बी टेकन इमिडिएटली बिफोर एक्स, वाई को एक्स के तत्काल पहले लिया जाना है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? वाई और एक्स इस तरह से साथ में रहेंगे, जैसे टी और वी साथ में रहेंगे, इसी तरह से वाई और एक्स साथ में रहेंगे। Y is Z must be taken immediately after W. Z को W के बाद ही लिया जाना है, यानी कि W और Z ये पेयर आपका साथ में रहेगा। अब कह रहा है Y is the first capsule to be taken, यानी कि Y जो है वो सबसे पहला है। तो यहाँ पर दो तो आपको क्लियर हो गया, एक Y और दूसरा जो आपका U वाला है। इन दोनों की प्लेस हमको पता है एग्जैक्टली कि क्या होगी। अब यहाँ पर y के साथ हमारा x का हमको पता ही था, यहाँ पर लिख लीजिए जो आपने पहले ही क्वेश्चन पढ़ते टाइम ही लिखा है। तो यहाँ पर आपका टाइम सेव हो जाता है काफ़ी। इस तरह से अगर आप लिखते चलते हैं तो y और x साथ में हो गए। उसके बाद क्या कह रहा है आपके क्वेश्चन में कि t और v साथ में रहेंगे, w और z साथ में रहेंगे, जो कि हमने यहाँ पर बना ही लिया। ये वाला हमारा हो गया कंप्लीट, तो उसको हटा दें, राउंड कर दीजिए जिससे कि कंफ्यूजन आपको ना रहे। उसके बाद अब बाकी के बारे में आपको एग्जैक्टली ये नहीं बताया है कि किसको हमें कहाँ पर रखना है। ये हमें पता है कि पेयर हमारे क्या बन रहे हैं। तो अगर हम दोनों ही कंडीशंस को लेके चलते हैं और यहाँ पर अगर हम W और
टी और वी को यहाँ पर रखते हैं, टी और वी अगर हमारे यहाँ पर आते हैं और डब्ल्यू और जेड को हम यहाँ पर इस तरह से रखते हैं, या अपोजिट कंडीशन भी ले सकते हैं आप, डब्ल्यू जेड यहाँ हो गया, टी और वी इस तरह से हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो कह रहा है क्वेश्चन में आपके कि टी जो है वो, तो यू आपका, ये आपकी दो कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी और ये सेकंड हो जाएगी। यहाँ पर यू आपका रहेगा, ये वाई और एक्स हो गया। अब आपका यहाँ पर जो एक रिमेनिंग बच रहा है, कौन सा बच रहा है, एस वाला। और एस के बारे में कहा है कि कैप्सूल एस मस्ट बी टेकन समटाइम्स बिफोर टी एंड डब्ल्यू। एस को आप टी और डब्ल्यू के टी और डब्ल्यू से पहले कभी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही कंडीशन को जस्टिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शंस में देखते हैं, उससे हमें क्लियर हो जाएगा। जो कह रहा है कि छठा कैप्सूल वी होना चाहिए, जो 6 नंबर का कैप्सूल है वो वी होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड कंडीशन है वो आपका ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है, तो ये वाला सेकंड वाला क्या है, गलत हो जाएगा। टी को एस के तत्काल बाद लिया जाता है, एक्स को एस से पहले लिया जाता है। टी को एस के तत्काल बाद, यानी कि टी जो है वो एस के बाद लिया जा रहा है। तो दोनों ही कंडीशन में आप देखेंगे कि टी को एस के बाद नहीं लिया जा रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। एक्स को एस से पहले लिया जाता है, जो एक्स है वो एस के तुरंत पहले, तो ये वाला तो करेक्ट है। यू को एस और टी के बीच लिया जाना चाहिए, यू को एस और टी के बीच में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यू को एस और टी के बीच में ही लिया जाए, तो सिर्फ यहाँ पर हमारा पहला ये जो सेकंड वाला पॉइंट है यही वाला गलत हो रहा है। बाकी जो बाकी के तीनों पॉइंट्स हैं सही है। तो ये वाली जो कंडीशन उन्होंने बनाई थी ये गलत थी, जो फर्स्ट वाली कंडीशन है वो आपकी सही रहेगी। तो दोनों इसलिए बना के साथ में चल सकते हैं आप, कि आपके लिए इजी रहेगा समझना, क्योंकि आंसर आपको कोई एक ही गलत हो सकता है, दो गलत नहीं हो सकते। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन 1 वाली है वो आपकी 100% सही आएगी। करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी होगा। और भी निकालने के तरीके हो सकते हैं आपके, यहाँ पर जो मुझे बेस्ट तरीका लगा है मैंने वो आपको बताया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा था, रॉन्ग पूछा था, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है, उसको आपको ब्लड रिलेशन निकालना है। देखते हैं कैसे निकाला जाएगा। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि सुधा जो है वो आनंद की पत्नी है। Sudha is the wife of Anand. Kavita is the mother of Gaurav. Anu is the daughter of Ravi, who is the brother of Aryan. Anu's mother Kavita is the daughter-in-law of Anand. How is Sudha related to Aryan? तो यहाँ पर क्या कह रहा है, जो सुधा है वो आनंद की पत्नी है। तो यहाँ पर आप बनाते चलिए, इजी रहेगा। इस तरह से सुधा जो है वो क्या कह रहा है सुधा के बारे में, कि वो आनंद की क्या है, पत्नी। तो यानी कि फीमेल यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आनंद को लिख लेते हैं, ये आपका माइनस में मेल हो गया। कविता जो है वो गौरव की माता है। यहाँ पर कविता जो है वो गौरव की माता है, और उसके बाद कह रहा है अनु जो है रवि की पुत्री है, जो आर्यन का भाई है। तो यहाँ पर इसको अलग ही रखते हैं, और बाकी जो आपका दे रखा है उसको हम नोट करते हैं। तो यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट कहा है पहले अनु वाला, उसको नोट करिए, वो इजी रहेगा आपके लिए, कि अनु जो है वो रवि की पुत्री है। तो यहाँ पर ये रवि हो गया, और यहाँ पर इसकी जो डॉटर है वो अनु हो जाएगी। और यहाँ पर इसका साइन आप लगा सकते हैं फीमेल का, क्योंकि क्लियरली कह रहा है यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये डॉटर है। उसके बाद क्या कह रहा है कि जो आर्यन का भाई है, रवि किसका भाई है, रवि आर्यन का भाई है। तो यहाँ पर आर्यन को हम लिख लेते हैं, और ये भी पता चल गया कि आपका ये मेल हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि अनु की माता कविता जो है वो आनंद की पुत्रवधू है। अनु की माता कविता, यानी कि यहाँ पर अनु की जो मदर को बताया है वो कौन है, कविता है। और ये किसकी डॉटर इन लॉ है, यहाँ पर ये क्लियरली बताया कि ये आनंद की डॉटर इन लॉ है इनकी। तो ये सुधा की भी क्या हो जाएंगी, डॉटर इन लॉ हो जाएंगी। तो अब यहाँ पर आपसे कहा है कि सुधा का आर्यन से क्या संबंध है। तो सुधा जो है ये सुधा जो है उनका आर्यन से। सुधा जो है, अगर ये इनकी डॉटर इन लॉ है, ये इनकी वाइफ है रवि की। तो यहाँ पर ये रवि कौन है, आर्यन का भाई है। तो सुधा आर्यन की कौन हो जाएंगी, माता हो जाएंगी, मदर हो जाएंगी। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी ईज़ी सा क्वेश्चन है, कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से हमको रिलेशन को सॉल्व किया जाता है और कैसे अपना एक ट्री जो होता है वो बनाया जाता है। उसी के बेसिस पर ही आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है। इसको कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर आपको ईज़ी होता है सबसे तरीका अच्छा जो होता है। तो आपको ABCD जो होती है उसका वहाँ पर प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे A1 B2 C3 वाला जो है उसको याद कर लीजिए।
उसको याद किए बिना आप आसानी से नहीं निकाल पाएँगे, सबसे ईज़ी तरीका वही होता है निकालने का। जैसे कि अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि किस तरह से ये आपकी एक सीरीज़ है वो चल रही है, तो बी यहाँ पर आप देखेंगे बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है, ज़ेड की 26 होती है, एक्स की क्या होती है 24 होती है, तो आप देखेंगे 2-2 के गैप से यहाँ पर पीछे की तरफ चल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर ये v की क्या होती है 22 और t की होती है 20, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जिसकी वैल्यू 18 होगी वो आ जाएगा। 18 की किसकी होती है r की होती है, तो यहाँ पर पहला लेटर जो है वो आपका r हो जाना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये फर्स्ट वाला और सेकंड वाला तो बाहर हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ अब आपका है तो उसको देख के चलते हैं। सेकंड वाले में अगर हम देखें v और x की बात करें तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v की वैल्यू तभी हमने देखी थी 22 हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी, मीन्स क्या है कि यहाँ पर +2 चल रहा है आपका, z हो जाएगा फिर +2 आ जाएगा, 26 हो गया यहाँ पर +2 यहाँ पर 2 हो जाएगा, उसके बाद d यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 6 आएगा। 6 नंबर का कौन सा होता है f हो जाता है, r f होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो a वाला तो बाहर हो गया, कौन सा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। अगर आपको प्लेस वैल्यू पता है तो आप बहुत आसानी से उसको निकाल लेंगे, नहीं तो पूरी एबीसीडी लिख करके बैठ करके आपको करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी टाइम टेकिंग होगा। और एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि कहाँ-कहाँ पर आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो उसको ध्यान में रख कर के आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये रीज़निंग का जो प्रैक्टिस सेट था, जो पीवाईक्यू थे, जो पीजीटी में आपके पूछे गए थे, वो आपको समझ में आए होंगे, अच्छे से सॉल्व आपने कर लिए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। जिन भी टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़े हुए हों, वहाँ पर इस वीडियो को शेयर ज़रूर से करिएगा। और साथ में अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आप लोग देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इसी तरह की और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ मैं आप लोग के लिए लेकर के आऊँगी, लेकिन मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। बहुत जल्दी इसका जो बाकी के पेपर्स हुए थे, उसमें जो रीज़निंग के क्वेश्चन्स आए थे, वो भी मैं लेकर के आऊँगी। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।